गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। क्लास 12th जनरल इंग्लिश वर्कबुक को हम कवर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 13 फॉरेस्ट एंड रिवर वर्कबुक में। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में मैंने वर्कबुक, टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज, राइटिंग स्किल, नोट मेकिंग एवं समरी, ग्रामर का पोर्शन, सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करके वहाँ पर डाल दी है। तो प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड क्लासमेट्स एंड विजिट प्ले लिस्ट। चलिए अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखें तो वर्ड पावर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टिक इन द राइट बॉक्स, वन इज़ डन फॉर यू। देखिए यहाँ पर ये जोड़े दिए गए हैं, कपल दिए गए हैं, जैसे विगोरस और इंटेंस दिया गया है, तो इन दोनों के जो अर्थ हैं वो सेम है ना। जैसे विगोरस का अर्थ होता है फुर्तीला और इंटेंस का अर्थ होता है प्रचंड, तीव्र या तेज। तो ये दोनों के अर्थ क्या है, सेम है। यदि एक दूसरे से अपोजिट हों तो आप अपोजिट पर टिक लगाएं, और यदि सेम मीनिंग है, सिनोनिम है एक दूसरे के, तो आप इनको सेम पे टिक लगाएं। दूसरा है साइलेंस एंड डीन। साइलेंस का अर्थ होता है शांत, और डीन का जो अर्थ होता है ये होता है शोरगुल या कोताहल या हो हल्ला। डीन का अर्थ क्या होता है, शोरगुल। तो ये सेम नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपोजिट पर टिक लगाना है। विदर और डिक्लीन। विदर का अर्थ होता है पौधे का मुरझाना और मुरझाने के बाद मर जाना, और डिक्लीन का अर्थ होता है अस्वीकार करना, या फिर इसका एक अर्थ और होता है जिसका अर्थ होता है क्षीण होना। ठीक है, अपने आप ही नष्ट हो जाना। मतलब सेक्लूशन और सॉलिट्यूड। सेक्लूशन मतलब एकांतवास, सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे के सेम है, तो यहाँ पर यह आएगा बिवाइल्डरमेंट और सर्टेनिटी। ये अपोजिट आएगा इसका, है ना, ये यहाँ पर गलत टिक हो गया है। बिवाइल्डरमेंट का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है घबराहट या हैरानी, और सर्टेनिटी का अर्थ होता है निश्चितता। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलें तो कैन यू राइट डाउन द ब्रांचेस ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज एज मैनी रिलेटेड वर्ड्स एज यू नो। देखो इसमें जैसे इसका अर्थ ये है कि इन पेड़ों की जो ब्रांचेस हैं, ब्रांच है, तना है, रूट्स है, जो भी है आप अपने हिसाब से इनको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, आप अपने हिसाब से घर पर इसको होमवर्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, पेज नंबर 94 पर। कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग की हम यदि बात करें, जो भी हमने पढ़ा है ना, तो फॉरेस्ट एंड रिवर पोएम में उससे रिलेटेड है यहाँ पर। तो देखते हैं, द पोएम हैज़ 3 कैरेक्टर्स। फॉरेस्ट एंड रिवर जो कविता है उसमें 3 चरित्र दिए गए थे, फॉरेस्ट, रिवर और पासर बाय, मतलब जंगल, नदी और राहगीर। विच टर्म्स रिफर्स टू विच कैरेक्टर। ये यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं ये इनमें से किस कैरेक्टर को रिफ़र करते हैं या किससे संबंधित है। जैसे शेडो है तो ये पासर बाय ने बोला था, शेडो की ज़रूरत किसको पड़ी, किसको पड़ती है, पासर बाय को। हाफ एस्लीप मतलब फॉरेस्ट, आधा सोया हुआ या आधा जागा हुआ। लिक्विड टोरक्विस ऑफ लाइट, है ना, यहाँ पर एक वर्ड बताया था मैंने टोरक्विस का अर्थ जब मैंने इस पोएम को पढ़ाया था। तो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे टोरक्विस का अर्थ क्या होता है। तो ये रिवर ने बात की थी। आगे बढ़ते हैं, स्पिरिट ऑफ लाइफ, रिवर, मिरर फॉरेस्ट, कैप्टिव फॉरेस्ट, लिविंग एमराल्ड, तो ये फॉरेस्ट। एमराल्ड और टर्कोइस, इन दोनों के अर्थ आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। होमवर्क फॉर यू, ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल ट्राई टू गिव द आंसर। ओके, आई होप। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर स्पीकिंग टाइम में है, सम मोर वीक एंड कॉन्ट्रैक्टेड फार्म्स। तो यहाँ पर ये वर्ड दिए गए हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है, वीक वर्ब है, और इनके एग्जाम्पल देना है। तो ये थोड़ा सा फोनेटिक सिंबल से रिलेटेड है ना। तो ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम छोड़ रहे हैं। बाकी नेक्स्ट अभी यहाँ पर एक पोएम है, इस पोएम को हम पढ़ेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर को भी अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लाउड, क्लाउड का अर्थ होता है बादल। क्या अर्थ होता है, बादल। बादल को यहाँ पर 3 फॉर्म में बताया गया है, मतलब इनको बादल को 3 रूपों, बादल एक तो, और 2 अलग रूप की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो इस पोएम को हम पढ़ें इससे पहले आप समझ लें कि किन किन चीज़ों, एक तो ब्रीज बताया गया है, इसको ब्रीज का अर्थ होता है शीतल पवन या शीतल हवा। पानी बताया गया है, और फॉग बताया गया है। फॉग का अर्थ क्या होता है, फॉग का अर्थ होता है कोहरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई एम ए क्लाउड, मैं क्या हूँ, एक बादल हूँ।
क्वाइटली आई फ्लाई थ्रू द ट्रांसपेरेंट स्काई एंड इन द हेवंस आई ब्लूम इनटू ए लोटस। वो कह रहा है कि मैं एक बादल हूँ, मैं ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है पारदर्शी, एक जिसको एक तरफ से दूसरी तरफ हम देख सकते हैं। तो पारदर्शी बादल में मैं उड़ता हूँ, है ना। ट्रांसपेरेंट स्काई में उड़ता हूँ। कैसे उड़ता हूँ? क्वाइटली। एंड इन द हेवन, स्वर्ग में भी आई ब्लूम इनटू ए लोटस। लोटस का अर्थ होता है कमल का फूल। क्या होता है? कमल का फूल। और कमल के फूल के रूप में रहता हूँ, या उस पर भी क्या करता हूँ मैं? फ्लाई करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आई एम ए ब्रीज, मैं एक शीतल पवन हूँ। स्टिलथिली आई ग्लाइड ओवर द बेड ऑफ फ्लावर्स एंड जेंटली आई शेक डाउन ए ड्रीम। स्टिलथिली यहाँ पर एक वर्ड आया है, तो स्टिलथिली का जो अर्थ होता है वो होता है गुप्त ढंग से या चुपचाप। ठीक है, तो मैं चुपचाप गुप्त ढंग से धीरे धीरे, आई ग्लाइड ओवर द बेड ऑफ फ्लावर्स। बेड ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों के बिस्तर पर ग्लाइड करता हूँ। ग्लाइड का अर्थ होता है बहना या सरकना, चुपचाप। आई शेक डाउन ए ड्रीम, और मैं एक स्वप्न की तरह रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आई एम वाटर, मैं क्या हूँ? मैं पानी हूँ। लेजुअरली आई फ्लो इनटू द स्लीपिंग रेनबो एंड गो इट परस्यूट ऑफ द साउंड ऑफ द टेम्पल सॉन्ग। वो यहाँ पर कह रहा है, कौन कह रहा है? बादल कह रहा है कि मैं पानी हूँ। लेजुअरली का यहाँ पर अर्थ निकल रहा है धीमी चाल या मंद गति से। मैं मंद गति से बहता हूँ। आई फ्लो इनटू द स्लीपिंग रेनबो, और जो स्लीपिंग रेनबो है उसी का निर्माण मैं करता हूँ। कौन कह रहा है ऐसा? बादल कह रहा है पानी बनकर। एंड गो इन परस्यूट ऑफ द साउंड ऑफ टेम्पल सॉन्ग, और फिर मैं जो फूल हैं या मंदिर के जो सॉन्ग हैं वहाँ पर भी मैं रहता हूँ, ऐसा ये कह रहा है। देखो, कोई सी भी जो पोएम रहती है उसको हर व्यक्ति जो पढ़ता है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं इसके मीनिंग को अलग हिसाब से समझता हूँ। आप इसको इंडिविजुअली यदि पढ़ोगे तो आप इसको अलग, इसका मीनिंग निकलेगा, है ना। तो पोएम जो होती है, कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो इसका मीनिंग अपने हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ जो मैं बता रहा हूँ वही हो। ठीक है। आई एम ए फॉग, मैं क्या हूँ? कोहरा, है ना। ओस माफ़ कीजिएगा, कोहरा जिसको कहते हैं। शाइली यहाँ पर एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है शर्मिंदगी से या शर्मिंदा होकर। आई लुक फॉरवर्ड टू द राइजिंग ऑफ द रेड सन। सूर्य जब उदय होता है या चढ़ता हुआ सूरज जो रहता है तो वो रेड रहता है, तो मैं चढ़ते हुए लाल सूर्य की ओर देखता हूँ। ओवर द टावरिंग पीक, टावर मतलब होता है शिखर, ऊंचा। पीक का अर्थ होता है चोटी, उसकी तरफ देखता हूँ। एंड रिटर्न टू इट, और इसकी ओर वापस आता हूँ। तो यहाँ पर इट जो दिया गया है ये किसके लिए है? रेड सन के लिए प्रयोग में लाया गया प्रोनाउन है। ठीक है। इट्स जेंटल ब्यूटी, और इसकी जो सभ्य सुंदरता है उसकी ओर मैं वापस लौटता हूँ। तो एक ये छोटी सी खूबसूरत पोएम थी। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को देखें। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पोएम विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। ये शब्द पोएम में दिए गए हैं, तो इनके अर्थ क्या हैं? जैसे सीक्रेटली मतलब स्टिलथिली, चुपचाप। सॉफ्टली मतलब सभ्यता से, जेंटली। स्लोली, लेजुअरली मतलब मंद गति से, धीरे धीरे। टिमिडली का जो अर्थ होता है वो होता है भीरुता से या डर डर कर काम करना, छुप छुप के कोई कार्य करना, उसको बोलते हैं शाइली या शर्माते हुए। आगे बढ़ते हैं। पिक आउट द रिलेवेंट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट देम इन ब्लैंक्स। मतलब कविता में जो लाइनें दी गई हैं उसके आधार पर यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो वो मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिए हैं। जैसे कुड फ्लाई थ्रू द स्काई क्वाइटली, ब्रीज ग्लाइड ओवर द बेड ऑफ फ्लावर स्टिलथिली, वाटर फ्लो इनटू स्लीपिंग रेनबो लेजरली, आई लुक फॉरवर्ड टू द राइजिंग सन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये छूट गया है तो ये आप अपने हिसाब से पोएम में देख लेना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डज ए क्लाउड फील व्हेन ही ट्रेवल्स इन द स्काई। बादल जब आकाश में फ्लाई करता है, उड़ता है, तो वो कैसा महसूस करता है? द क्लाउड फील्स ए क्वाइटनेस, है ना, क्वाइटनेस फील करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द ब्रीज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हेन डज इज ग्लाइड। रेस्पॉन्सिबल का अर्थ होता है उत्तरदायी होना, तो व्हाट इज द ब्रीज, ब्रीज किसके लिए उत्तरदायी है? व्हेन डज इट ग्लाइड, जब वह धीरे धीरे चलती है, खसकती है।
आगे बढ़ते हैं। When the breeze glides over the bed flowers, it sets down a dream. जब वह फूलों पर ग्लाइड्स करती है तो वह जैसे एक स्वप्न हो उसकी तरह लगती है। Where does the water flow? पानी कहाँ बहता है? The water flows in the sleeping rainbow. सोए हुए इंद्रधनुष पर फ्लो करता है। कौन करता है? पानी। आगे बढ़ते हैं। इन द लाइन एंड रिटर्न टू इट इट्स जेंटल ब्यूटी, व्हाट डज इट रिफर टू? ये जो लाइन दी गई है कविता में, एंड रिटर्न टू इट, तो यहाँ पर ये इट जो है ये किसको रिफ़र है या किसको बता रहा है? तो मैंने आपको कविता में पहले ही बता दिया था कि ये इट जो है यह द रेड सन के लिए उपयोग में लाया गया है। तो आंसर होगा इसका इट रिफर्स टू राइजिंग ऑफ द रेड सन। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द सन राइजेज इट्स कलर, माफ कीजिएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेड सन? रेड सन से आप क्या समझे हैं? व्हेन द सन राइजेज इट्स कलर इज रेड सन। जब सूर्य ऊपर चढ़ता है, सूर्य उदय होता है, उस समय उसका रंग जो रहता है वह रेड रहता है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस पोएम का, इस चैप्टर का। समराइज द पोएम इन अबाउट 80 वर्ड्स। कविता का सारांश लिखिए लगभग 80 शब्दों में। तो इन लाइनों में आपको पता चल जाएगा कि पूरी कविता का सार आखिर है क्या। चलिए एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही इन वीडियोस को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ए हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके। द क्लाउड फ्लाइज थ्रो द स्काई। बादल आकाश में उड़ता है। एंड इन हेवंस इट लुक्स लाइक ए ब्लूमिंग ऑफ लोटस फ्लावर। देखो, आकाश में बादल उड़ता है और स्वर्ग में ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई खिलता हुआ कमल का फूल हो। ब्लूमिंग मतलब खिलता हुआ। इट इज़ ए ब्रीज, यह एक शीतल हवा है, शीतल पवन है। यह मतलब कौन? इट मतलब यहाँ पर क्लाउड ही है। दैट ब्लोज साइलेंटली, जो कि चुपचाप बहती है। एंड इट्स ड्रॉप कैन बी लुक्ड ऑन द फ्लावर्स, और इसकी जो बूंदें हैं वह फूलों पर दिखाई देती है। इट्स ड्रॉप ऑफ वाटर मेक्स द रेनबो अपीयर इन द स्काई, और इसकी बूंदें ही कारण हैं जिसकी वजह से इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है। इट आल्सो टेक्स द शेप ऑफ द फॉग, कोहरे का आकार यह ले लेता है। कौन ले लेता है? बादल। इट्स वेट्स फॉर द सन टू राइज, सूर्य उदय होने का ये इंतजार करता है। एंड एट द राइजिंग ऑफ द सन इट डिसअपियर रिटर्निंग इट इट्स सेफ, और जैसे ही सूर्य उदय होता है तो ये वापस से अपने वास्तविक सुंदरता या वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समरी से समझ में आ गया होगा कि आखिर इस पोएम का सार क्या है। पोएम का सार यही है कि बादल को अलग अलग रूपों में यहाँ पर उसकी संज्ञा दी गई है और वो अपना रूप परिवर्तित करके अलग अलग कार्य करता है। कौन करता है? बादल करता है। जैसे फर्स्ट स्टेंजा में क्लाउड है, दूसरे में ब्रीज है, तीसरे में वाटर है और चौथे में फॉग है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।